नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग अपने इतिहास के सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे और हमारा टॉपिक होगा वैदिक काल। पूर्व की कक्षाओं में हमने देखा था कि सबसे पहले पाषाण काल के बाद आपका आ गया कांस्ययुगीन सभ्यताएं, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कहते हैं। अब आज वैदिक काल जो होगा हम उसको स्टार्ट करेंगे। वैदिक काल का बेसिकली ये टाइम पीरियड जो होता है आपका 1500 से 600 बीसी होता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, जैसे वर्तमान में आज 2024 चल रहा है। ठीक है, 2024 चल रहा है, तो 2024 को आप 1500 से जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 2024, मतलब मोटी मोटा आपका 2025 अगर मान लो तो 15 साल ये हो गया, 500 साल ये हो गया, और एक 3500 साल, 3500। ठीक है, और 3500 साल वर्ष जो 3500 साल पहले की ये परंपराएं आपको आज पढ़नी है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको और हम बता दें कि पूर्व की कक्षाओं में हमने व्यापक तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप पर जो पनपे हुए व्यवस्थाएं थीं और जो संस्कृतियां थीं, हमने उसको व्यापक तौर पर उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक परिप्रेक्ष्य को और दैविक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को देखने का प्रयास किया था। ठीक है, तो हम इसको दो भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले होगा ये ऋग वैदिक काल, जो 1500 बीसी से 1000 बीसी के टाइम पीरियड होता है, और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, 1000 बीसी से 600 बीसी होता है। पूर्व की कक्षाओं में जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता को नगरी सभ्यता से इतर ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हुए देखा था। ठीक है, उसे हम परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, ये है परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता। यह हड़प्पा सभ्यता पहले नगरी सभ्यता की तरफ गई, बाद में जब यहाँ पर जो है जलवायु परिवर्तन होने के कारण और संसाधनों का अति दोहन होने के कारण धीरे धीरे सभ्यताओं का विनिष्टीकरण होने लगा, तो वो परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता में परिवर्तित हो गया और गांव की सभ्यताओं में परिवर्तन हो गया। ऐसा जो है साक्ष्य माना जाता है। जैसे सपोज डैट आप ही मानिए कि मैं यहाँ पर कमरे में बैठा हुआ हूँ, पढ़ाई आपको पढ़ा रहा हूँ, 10-5 लोग और बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरे सामने। उसके बाद हो क्या कि एकाएक भूकंप आए और सारी चीज़ें दब जाएं। ठीक है, या हम अपने ही अब संसाधनों का इतना दुरुपयोग कर दें कि हमारा जो है विनाश हो जाए। तो आज से लगभग 3500 साल 4000 साल बाद जब हमारे बारे में रिसर्च किया जाएगा तो हमारे सारी चीज़ें जो मिलेंगी वो इसी आधार पर लोग कयास लगाएंगे कि हमारे खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर जो मैंने पढ़ा लिखा है, जो चीज़ें वो पढ़ लेंगे वो ऐतिहासिक काल में आ जाएगा, जो नहीं पढ़ पाएंगे वो प्रागैतिहासिक कालों में वो कल्पनाएं करेंगे। बेसिकली इतिहास जो वर्तमान समय में चल रहा है वो तो कल्पनाओं पर ही चल रहा है। तो यही है कि पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल में जो डिफरेंशियल अंतर हुआ वो यही हुआ था कि परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरी सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता की ओर आगे जाती हुई दिखाई पड़ी थी। ठीक है, बेसिकली आपको पता होगा कि ऋग वैदिक सभ्यता को हम आर्य संस्कृति की सभ्यता कहते हैं। मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्य जो है वो मिडिल ईस्ट से आए हुए थे। तो चलिए हम देखते हैं क्या स्थिति है ऋग वैदिक काल का भूगोल। ठीक है, उस समय जियोग्राफिकल एरिया क्या था ऋग वैदिक एरिया में, तो हम देखेंगे यह टाइम पीरियड है 1500 बीसी, मतलब आज से 3500 साल पहले। अगर 2500 बीसी की बात होगी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो आज से लगभग 14000 साल ही, और 2500 ही, तो 25 मतलब हो जाएगा कि 4500 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे आप घटा करके टाइम पीरियड आप निकाल लीजिएगा। तो देखिए यहाँ की नदियों के बारे में चर्चा की जाए, ऋग वैदिक काल की जो नदियाँ हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो बितस्ता को झेलम कहा जाता था, आस्किनी को चिनाब बोला जाता था। उस समय देखिए होता क्या था कि ऋग वैदिक सभ्यताओं के का जो विकास हुआ था, बेसिकली आर्य जब वहाँ से मिडिल ईस्ट से आए हुए थे तो यहाँ पर हमला किए। ठीक है, हमला करके जो है नदियों के किनारे जो छोटी मोटी गंवई सभ्यता थी, जो परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता के कारण ग्रामीण हो चुकी थी, उस पर उन्होंने हमला किया और उसको जीत लिया। ठीक है, क्योंकि लोहे का प्रयोग ये लोग करना जानते ही थे, आर्य लोग, और ये संस्कृत भाषा बोलते थे, इसलिए इसको बेसिकली आर्य सभ्यता और इनकी भाषा संस्कृत हो गई थी। ठीक है, तो आस्किनी जो है ये चिनाब को कहते हैं, परुषणी इसको रावी कहते हैं, शतुद्री सतलज को कहते हैं, बिपाशा ब्यास को कहते हैं, बिपाशा बसु वाली नहीं, और सदनीरा गंडक को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ देखिए, हिमालय पर्वत से ये परिचित थे
उसको हिमवंत कहते थे। यहाँ पर एक मुजवंत नाम की जो पर्वतमाला थी, वहाँ से जो है सोम नामक एक पौधा पाया जाता था, जिससे सोमरस बनाया जाता था। ठीक है। मदिरा भी दो प्रकार की हुआ करती थी, एक सोम और एक है सुरा। ठीक है। सुरा जो हुआ करता था, इसको जो है ये मतलब छोटी जातियों के लोग पीते थे, और सोम जो होता था ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक टॉनिक टाइप का था। शराब का ये भी एक रूप था, लेकिन ये अच्छी शराबों की श्रेणी में आता था। तो कुछ लोग इसको शराब कहते हैं, कुछ लोग इसको जो है एक और मतलब एलीट क्लास की जो रस हैं उसको बोलते हैं। ठीक है। मरुस्थल को धन कहते थे और इससे परिचित थे। ठीक है। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी जो थी इस समय थी में ऐसी थी, और जो है पूर्ण रूप से इसका निर्माण हुआ करता था। आर्य जो है दक्षिणी सीमा में अरावली पर्वतमाला थी। ठीक है। आर्यों की दक्षिणी सीमा जो थी और अरावली पर्वतमाला थी, इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है। अब यहाँ की अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। तो नंबर 1, कृषि। आर्यों की द्वितीयक पेशा जो था कृषि था। पहला क्या था? तो पहला ये गाय को देखते थे और इनका मुख्य जो जीव था, पालतू जीव था, वो गाय था। और द्वितीयक पेशा इनका जो था वो क्या था? कि कृषि था। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये युद्ध जो करते थे वो गायों के लिए ही करते थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यह केवल एक अनाज यव की खेती करते थे और इसी से परिचित थे। आपको पता होगा कि सबसे पहले उगाया गया फसल जो था वो जौ था, और खाया गया सबसे पहले गेहूँ था। पशुपालन क्या था? तो प्राथमिक कार्य इसके पशुपालन थे। तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था इसको। इनके प्राथमिक कार्य क्या थे? तो पशुपालन थे। बेसिकली आपको जानते हैं कि ये लोग बंजारों की तरह जीवन जीते थे। ठीक है। हमला करो, वहाँ पर कब्जा करो और वहाँ की गायों को ले लो। ठीक है। छोटी मोटी कृषि भी करते थे। प्राथमिक कार्य इनका गाय था। भूमि स्वामित्व की अवधारणा नहीं थी यहाँ, मतलब भूमि का मालिकाना हक नहीं था। भूमि स्वामित्व की अवधारणा उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई थी। शिल्प उद्योग क्या था इनका? तो शिल्प उद्योग इनका कम विकसित था। मृदभांड निर्माण था, रथ निर्माण था, अस्त्र शस्त्र निर्माण हुआ था, तांबे और कांसे का निर्माण हुआ था। जैसे अब आप एक चीज़ आप इतिहास से पढ़ते हुए देखते होंगे कि पहले देखिए 360 डिग्री ये राउंड कर रहा है। सबसे पहले पाषाण युग आया, उसके बाद सभ्यताएं विकसित हुई, फिर सभ्यताएं एकाएक खत्म हो गई और ग्रामीण स्थिति आ गई, फिर आर्य आए, और वर्तमान समय देखिए ये सभ्यता विकसित हो गई है। ठीक है। ये सभ्यता वर्तमान में विकसित होकर के चल रही है। फिर ये एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सभ्यता जीरो पर हो जाएगी। ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए। तो इनका शिल्प उद्योग जो था वो कम विकसित था। ये लोग जो है मृदभांडों का प्रयोग किया करते थे। ठीक है। मृदभांड बेसिकली आप बर्तनों को कह सकते हैं, गगरी, कूड़ा। अभी गांव में आप 10 साल पहले, 15 साल पहले आप देखेंगे तो गांव में आज भी गगरी वगैरह, वर्तमान में भी देखेंगे तो गगरी वगैरह का प्रयोग जो है करते हैं। यदि आपका बचपन सामान्य तरीके से बीता होगा तो देखे होंगे, गाँव गिराव में गए होंगे तो। मृदभांड का निर्माण, उसके बाद रथ निर्माण, अस्त्र शस्त्र का निर्माण भी। लौह धातु की जानकारी इनकी नहीं थी। अब देखिए, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि लोहे की जानकारी इनके पास थी, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं थी। अब ये कहाँ तक सत्य है ये क्लियर नहीं है, लेकिन तांबे या कांसे का जो है ये लोहे का जैसे प्रयोग कर लेते थे। बेसिकली आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा में जो है उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि आर्य सभ्यता को जो है लोहे की जानकारी नहीं थी। मैंने ऊपर पढ़ाते हुए ये बोला था कि लोहे की जानकारी जो है इनकी थी, लेकिन वो लोहे की जानकारी ना होकर के तांबे और कांसे के जो है ये हथियार का निर्माण करते थे। लोहा तो ये उत्तर प्रदेश के तिरंजी खेड़ा में 7,000 साल के जो है 7,000 ईसा पूर्व के मतलब सॉरी उत्तर वैदिक काल में जो है इनको मिला हुआ था। ठीक है। 700 BC में। उसके बाद यहाँ पर देखिए व्यापारिक वाणिज्य। ठीक है। व्यापार और वाणिज्य क्या था? तो व्यापार और वाणिज्य सीमित था। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मतलब आपस में बंटवारा। पणी नामक अनार्य समूह व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे। एक पणी नामक अनार्य समूह थे, ये व्यापारिक गतिविधियों में जुड़े हुए थे। अर्थात पणी नामक समूह पशुओं की चोरी किया करते था। मतलब पशु तस्कर जो हुआ करते थे उनको पणी बोला जाता था, और ये जो है पशु की चोरी करके बेचते थे इसको। स्वरूप इसका कहता था तो कबीलाई स्वरूप था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, समता मूलक समाज था, निर्वाह मूलक समाज था। ठीक है। बस इतना ही सफिशियंट है ऋग्वैदिक पीरियड में।
अब चलते हैं उत्तर वैदिक पीरियड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ें ऋग्वैदिक पीरियड में घटित हुई थी वो सामान्य तरीके से ठीक थी, स्त्रियों की स्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन जब उत्तर वैदिक पीरियड आया तो सभी लोगों के जीवन में अस्थायित्व आना शुरू हुआ। कारण ये था कि उत्तर प्रदेश के तिरंजी खेड़ा में लोहे के साक्ष्य मिल गए थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद 700 BC में। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको लोहे के साक्ष्य मिल गए थे। अब लोहा जब इनको मिला तो ये लोग लोहे के हल बना लिए, तो खेती करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिए। प्राथमिक कार्य इनका कृषि हो गया, न कि जो पहले गाय था, गाय के लिए जो युद्ध करते थे अब वो कृषि के लिए जो है जमीन का स्थान पर रहने लगे। तो राजा का पावर जो था, उस समय राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था, अब वो जनस्य गोपा का पावर बढ़ने लगा था। उस समय जो कर प्रणाली थी, जो टैक्स दिया करती थी वहाँ की कबीलाई जनता, वो स्वेच्छा से दिया करती थी। लेकिन इस समय उत्तर वैदिक काल में जो टैक्स यहाँ की जनता देने लगी राजा को, कंपलसरी हो गया कि कुछ % आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आ गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल। तो परिवर्तनकारी बिंदु, आर्यों को सर्वप्रथम लोहे की जानकारी हुई। यहाँ पर लोहे का प्रयोग युद्ध अस्त्रों के निर्माण में किया जाता था। इसीलिए मैंने ऊपर बोला था कि आर्य जो है युद्ध में लोहे का प्रयोग करते थे। तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन था कि ऋग्वैदिक एरा के जो आर्य थे वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे, वो कांसे और तांबे का प्रयोग करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे ये जो है युद्ध के में जो है वो लोहे के बने औजारों का प्रयोग करते थे। सर्वप्रथम भूमि स्वामित्व की अवधारणा सामने आई थी, तो भूमि स्वामित्व की अवधारणा भी आ गई थी यहाँ पर। कृषि, आर्यों का प्रधान पेशा कृषि हो गया। यव, गेहूं और धान को व्रीहि बोला जाता था। देखिए यव सबसे पहले मैंने ऊपर बताया था कि उगाया गया था, खाया गेहूं पहले गया था, धान भी जो है और चावल भी इसको व्रीहि बोला जाता था, उसका भी जो है उगाया गया था। उसके बाद पशुपालन निरंतरता रही, पशुपालन चलता रहा, आज भी पशुपालन चलता है। उसके बाद शिल्प उद्योग का विकास, विविधता आई, नए नए प्रकार के शिल्प उद्योग का निर्माण हुआ। क्योंकि जब आपके जीवन में स्थायित्व आता है तो आप जो है एक तरीके से बनावटी जीवन जीना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लौह धातु निर्माण, वस्त्र निर्माण, रथ निर्माण, मृदभांड निर्माण और हाथी दांत सामग्री का निर्माण भी ज़्यादा होने लगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर व्यापार गतिविधियों में वृद्धि हुई, किंतु अभी तक वस्तु विनिमय प्रणाली जारी रही, मतलब बार्टर सिस्टम चलता रहा। स्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी और कबीलाई अर्थव्यवस्था थी, ये बरकरार ही रही। ठीक है, अब ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक रचना, तो ऋग्वैदिक काल में जो राजनीतिक रचना थी उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला राजा, अभी ऋग्वैदिक का राजनीतिक रचना हमने नहीं देखा था, अब यहाँ पर देख रहे हैं। तो कबीले का मुखिया राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था, मैंने ऊपर बता दिया था आपको। मुजबानी अर्थात राजा की पहचान कबीलों से होती थी। राजा की शक्ति सीमित थी, ऋग्वैदिक पीरियड में राजा की शक्ति सीमित थी, मतलब राजा के ऊपर जो है एक समिति होती थी, सभा और समिति विदत, समितियाँ हुआ करती थी। ये राजा के ऊपर जो है अपना नियंत्रण स्थापित करती थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में बड़ी दशा खराब हुई इनकी, हम देखेंगे आगे। तो युद्ध में का नेतृत्व करता था और पशुओं एवं कबीलों की सुरक्षा करता था राजा। और ये जान लीजिए कि जो सेना थी वो मतलब उस समय जब युद्ध होता था वो बन जाती थी, मतलब निरंतर सेना इनके पास नहीं हुआ करती थी। शासन प्रणाली क्या था, तो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली था, वंशानुगत शासन था, किंतु राजा का निर्वाचन भी होता था, मतलब एक वंश से ही राजा होता था, लेकिन उसमें भी निर्वाचन होता था। ठीक है, नौकरशाही रक्त संबंधों से जुड़ी थी, पुरोहित, सेनानी और विस्पति, अस्पष्ट को गुप्तचर बोला जाता था। ठीक है, पुरोहित सबसे बड़ा हुआ करता था और इनको इनके सेनापति और विस्पति भी कहते थे। विस्पति मतलब बेसिकली होता है आपका विस का मतलब होता है एक तालुका टाइप का हो, ठीक है, उसके विस्पति कहते हैं, जिले टाइप का, सॉरी। राजनीतिक संस्थाएं क्या थी, जनप्रतिनिधि संस्थाएं, ये सभा हुआ करती थी। तो राजनीतिक संस्था जो थी वो सभा थी। अब सभा के बारे में देखते हैं, मैंने सभा समिति विदत के बारे में चर्चा किया था, तो यहाँ पर देखिए सभा क्या था। सपोज दैट एक कबीला है और 5-7 कबीले हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इन कबीलों के जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो सभा में बैठते थे। न्यायिक कार्यों के से जुड़ी थी सभा, कबीले के वरिष्ठ लोग सदस्य हुआ करते थे, महिलाएं भी इसमें शामिल होती थी और राज्यसभा के समान था। ठीक है, वर्तमान राज्यसभा के ये समान हुआ करता था सभा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण वाद विवाद समिति जो दूसरी सभा जो संस्था थी जो राजा पर नियंत्रण स्थापित करती थी, और सभा जो होता राज्यसभा के बराबर था। समिति जो थी यहाँ पर महत्वपूर्ण वाद विवाद होता था। वर्तमान में लोकसभा के समान समिति हुआ करती थी। राजा का निर्वाचन भी यही समिति ही करती थी
और महिलाएं भाग लेती थी इसमें। देखिए महिलाओं की स्थिति यहाँ पर कितनी सही है कि महिलाओं को सम्मान यहाँ पर मिल रहा है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। अब यहाँ पर अथर्ववेद का भी कॉन्सेप्ट आने लगा था। ठीक है, सभा एवं समिति राजा पर अंकुश लगाती थी, अतः राजा निरंकुश नहीं होता था यहाँ का। ठीक है, राजा निरंकुश नहीं होता था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे विदत के बारे में। विदत क्या हुआ करता था? विदत बेसिकली भी एक समिति ये भी थी, लेकिन आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी विदत। यह सैनिक और असैनिक मामलों से जुड़ी थी। ठीक है, और एक होता था फिर गढ़। तो सभा, समिति, विदत और गढ़। गढ़ एक और संस्था थी जिसका विवरण मौजूद नहीं है। ठीक है, इसका विवरण मौजूद नहीं है। अतिथि को गोहंत कहते थे, क्योंकि सबसे प्रिय चीज़ अतिथि के लिए हाजिर करते थे। ठीक है, इनको गोहंत कहा जाता था। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं पूर्व के चीज़ों में कि जब अतिथि लोग आते थे तो गायों का भी मांस इनको खिलाया जाता था। देखिए कहाँ तक ये सही है, ये अभी जांच का प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि मैं कह रहा था, पहले भी बताया था कि सारी चीज़ें कल्पनाओं पर आधारित है। उस समय क्या घटित हो रहा था ये सिर्फ हम कल्पना ही कर सकते हैं, साक्ष्यों के आधार पर ही सारी चीज़ें मिलती हैं। एक तरफ कहा जाता है इस समय में कि गायों को अघन्या कहा जाता था, ना मारने वाले जीव, और दूसरी तरफ इनको गोहंता कहा जाता था कि सबसे प्रिय चीज़ जो गाय होती थी उसको भी हम इनको दे देते थे, अर्पित कर देते थे, या अतिथि को गाय दे दिया जाता होता था। तो क्या स्थिति थी, ये तो अभी सोचने का विषय है, यह समझने का विषय है। फिलहाल जो इतिहासकार बोलते हैं इस हिसाब से मैं आपको सारी एस्पेक्ट को सामने लेकर के आने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए राजनीति की इकाई क्या थी। परिवार विष में बटा था। विष जो था जन में बटा था। ठीक है, और सर्वोच्च इकाई जो होती थी जन होती थी। जन जो था कबीलों में बटा हुआ था। तो सबसे छोटा था परिवार, उसके बाद था विष, उसके बाद था जन, और उसके बाद था कबीला। ठीक है, ऐसे थे। परिवार विषों में सबसे बड़ा कबीला हुआ करता था, उसके बाद फिर जन हुआ करता था, उसके बाद फिर विष हुआ करता था, फिर परिवार हुआ करता था। राजस्व प्राप्ति, तो राजस्व बलि ये कर हुआ करता था, ये स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। ये ऋग्वैदिक पीरियड का कर था। उत्तर वैदिक काल में आपको ये जो है एक कंपलसरी था, मैंडेटरी था, देना पड़ेगा आपको। दंड विधान इसमें क्या था, मृत्युदंड दिया जाता था इस समय। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं इस टाइम पीरियड के उत्तर वैदिक काल को। उत्तर वैदिक काल को जो विभाजन किया गया है वो 1500 से 1000 और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक ना, ये टाइम पीरियड है। राजा जो हुआ करता था ये भूमि क्षेत्र या राज्य का प्रमुख हो गया। जन एवं जन को मिलाकर जनपद का बन गया। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, उस समय धार्मिक देवता थे ये पूषण जो पशुओं के देवता हुआ करते थे। उत्तर वैदिक काल आते आते धार्मिक कर्मकांड इतना डिस्टर्बेंस हो गया था पुरोहितों के चक्कर में कि उस समय के देवता जो पशुओं के देवता पूषण थे उनको शूद्रों का देवता बना दिया, और 4 धर्म भी आ गए थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, आगे हम इसको चर्चा करेंगे, लेकिन आपको मैं यहाँ पर क्लियर करते हुए चल रहा हूँ कि उत्तर वैदिक काल में सारे कर्मकांड करके आए। देखिए कोई विश्व का धर्म हो उसमें निरंतरताएं जो होती हैं, निरंतर में उसमें अच्छी चीज़ के साथ बुरी चीज़ भी होती है, क्योंकि इंसान के अंदर जो है अच्छाई भी है बुराई भी है। पहले सतयुग में जो हुआ करता था उसमें अच्छे और बुरे देव और दानव दो रहते थे, अलग अलग रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे कलयुग आया। कलयुग में आज ये स्थिति है कि एक मानव के अंदर ही दोनों चीज़ें हैं, कभी आप अच्छे बन जाते हैं, कभी आप बुरे काम कर जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि अच्छाई बुराई दोनों एक साथ चलती है। यदि अच्छा नहीं होगा तो आप बुरे की पहचान कैसे करोगे, और बुरा नहीं होगा तो अच्छे की पहचान कैसे कर पाओगे। तो दोनों चीज़ों का होना अपनी अपनी जगह जरूरी होता है। ठीक है, तो जन जन को मिलाकर जनपदों का निर्माण हो गया था। अब इसमें देखिए राजा की शक्ति जो है ये बढ़ी थी। राजा की शक्ति जो है बढ़ गई थी, क्योंकि युद्ध शस्त्रों में लोहे का प्रयोग होता था। भूमि की अवधारणा मानी जाने लगी थी। स्वामित्व की अवधारणा का विकास हो गया था। जनपद का महत्व भी बढ़ गया था, और राजा का देवी सिद्धांत सामने आ गया था। इतरे ब्राह्मण में ये चीज़ चर्चा की है कि राजा को देवी सिद्धांत आ गया था, मतलब राजा को देवता माना जाने लगा था। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता था,
अतः राजपद के साथ यज्ञ जुड़े थे। आपको पता होगा कि राजसूय यज्ञ हुआ करता था। यहाँ उसको छोड़िए, आप बलबन को देख लीजिए, सिजदा और पाबोस की घटना को बलबन लेकर के आगे बढ़ा था। यहाँ पर देखिए राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ जैसी क्रियाकलाप हुआ करते थे। ठीक है। शासन प्रणाली क्या थी? तो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ठीक है। जनप्रतिनिधि संस्थाएं क्या थीं? तो विदत और गढ़ को समाप्त कर दिया गया था। सभा और समिति के महत्व को कम किया कर दिया गया था, जो कि राजा अपने निरंकुशवादी विचारधारा में होकर के आगे बढ़ रहा था। राजस्व जो में जो बलपूर्वक वसूलने लगे थे, भू राजस्व का 1/16वां भाग था। ठीक है। अब इस समय देखिए भू राजस्व का 1/16वां भाग था, लेकिन धीरे धीरे ये 1/6 भाग में आ जाता है। ठीक है। मतलब ये आपका मराठों के समय में, मौर्यों के समय में, गुप्तों के समय में 1/6 हुआ करता था। ठीक है। 1/16 से 1/6 आ गया, लेकिन मेगास्थनीज की इंडिका में 1/4 को बताया गया है कर, कि मतलब जितना था 1/4 उसको वसूल लेते थे कर को। अब उसके बाद देखिए यहाँ राजनीतिक इकाई क्या थी? तो ग्राम, सबसे छोटी राजनीतिक इकाई ग्राम थी। उसके बाद विश था, उसके बाद जनपद था, फिर सर्वोच्च इकाई जनपद हुआ करती थी। तो ग्राम विशों में बटे थे और विश जनपद में बटे थे। ठीक है। विश मतलब होता था तालुका, जैसे आपका यहाँ का एसडीएम हुआ, एसडीएम, या आपको वो समझ लीजिए डीएम जो होगा, एसडीएम या एसडीएम के बराबर जो था उसको विशपति बोला जाता था। ठीक है। तो राजस्व को वसूली करते थे ये। ऋग्वैदिक कालीन समाज, ऋग्वैदिक कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से थी? तो वर्ण व्यवस्था का आधार जो था रंग और कर्म दोनों था। ठीक है। रंग से आर्य और अनार्य हुआ करते थे, तो कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे। शूद्र, पहली बार इसका उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है। शूद्र शब्द, यहाँ पर सामाजिक विषमता जो है और अस्पृश्यता, ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए एक कट्ट किया गया है इसमें, लेकिन यहाँ पर सामाजिक विषमता और अस्पृश्यता देखने को कहीं न कहीं मिलती है। एक ही परिवार में अलग अलग 2 वर्ण के लोग रहते थे। अब कहने का मतलब यही है कि एक ही परिवार में 2 लोग अलग अलग वर्ण के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर सामाजिक और अस्पृश्यता नहीं मिलती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थीं, चूँकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो आ ही गया था, लेकिन एक चीज़ हमको नहीं भूलना चाहिए कि उस समय जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का कॉन्सेप्ट आया था वो कर्म आधारित हुआ करता था, धर्म आधारित नहीं, रंग आधारित नहीं हुआ करता था। रंग आधारित हुआ करता था तो सिर्फ एक हुआ करता था, वो था आर्य और अनार्य के रूप में। ठीक है। लेकिन जब ये नोट्स में चीज़ बताई जा रही है कि सामाजिक विषमता और अस्पृश्यता नहीं थी, तो नहीं थी, क्योंकि एक ही परिवार में अलग अलग 2 वर्णों के लोग रहते थे। सामाजिक गतिशीलता बाधित नहीं होती थी। अस्पृश्यता और छुआछूत की अवधारणा इस समय नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में भी ये चीज़ें नहीं था। ठीक है। दास प्रथा क्या था? तो घरेलू कार्यों में प्रयोग किया जाता था। दासों को घरेलू कार्यों में प्रयोग किया जाता था। आर्य एवं अनार्य दोनों दास बनाए जाते थे। ठीक है। ये चीज़ें थी, तो सामाजिक समानता थी, इतनी खराब दशा नहीं थी। धीरे धीरे बिगड़ रही थी दशाएं ना। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते दशाएं बहुत खराब हो गई थी। दशराग युद्ध, ये भारत के आर्य विजयी रहा। भरत आर्य जो थे यहाँ पर विजयी रहे। भरत पुत्र राजा सुदास थे तो वो विजयी रहे। आर्य एवं अनार्य कबीला पराजित हुआ। ठीक है। और अंत में युद्ध वेदी हुए और दास बनाए गए थे। ठीक है। तो इसका मतलब है कि 10 राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, इसी के बारे में बताया गया है। एक सेकंड। उसके बाद महिलाओं की दशा क्या थी? तो महिलाओं की दशा ठीक ठाक थी, अच्छी थी। बाल विवाह नहीं थे, पर्दा प्रथा नहीं था, सती प्रथा नहीं था, बहु विवाह नहीं था, लैंगिक भेद नहीं था, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। इसका मतलब ये है कि उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक एरा में आर्य संस्कृति में जो है महिलाओं की दशा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो संस्कृति थी वहाँ की महिलाओं से ज़्यादा बेटर थी। ठीक है। सार्वजनिक जीवन में भाग लेती थी, सभा और समिति में भी भाग लेती थी। तो महिलाएं जो है कहीं ना कहीं उभर करके यहाँ पर सामने आती थी। देखिए आप कहीं पर भी बंजारों की जहाँ स्थिति देखेंगे वहाँ महिलाएं जो हैं श्रेष्ठ रूप में होती हैं, महिलाएं आगे होकर के चलती हैं, कहीं पर भी आप देखिए। तो ये घटनाएं कहीं ना कहीं ये इंगित करती हैं कि महिलाओं की स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता की महिलाओं की स्थितियों से ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी ये जटिल हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में
वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी। अभी तक तो हम ऋग वैदिक काल देख रहे थे ना। हाँ, ये ऋग वैदिक काल ही था, ठीक है। पहले यहाँ की ऋग वैदिक कालीन समाज था, तो मैं सोच रहा था कि उत्तर वैदिक की काल बात हो रही है, तो उत्तर वैदिक काल ये था। तभी तो मैं सोच रहा था कि कहाँ उत्तर वैदिक काल में तो सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो आप सही कर लीजिएगा, ये ऋग वैदिक समाज था। ऋग वैदिक समाज में ये सब चीज़ें थी, महिलाओं की स्थिति बेटर थी, दास प्रथा जो था वो भी था, आर्य नार दोनों दास हुआ करते थे, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब उत्तर वैदिक काल की देखते हैं क्या स्थिति थी। तो यहाँ पर अस्पृश्यता जैसी घटनाएं तो नहीं दिखती हैं, अस्पृश्यता की मतलब छुआछूत की घटनाएं नहीं देखती हैं, लेकिन जीवन जटिल हो गया था, ठीक है। जन्मगत सामाजिक गतिशीलता बाधित थी, द्विज की अवधारणा आई थी, ब्राह्मण और क्षत्रिय की, इन्हें विशेष अधिकार मिले थे। अब कुछ लोग कहते हैं द्विज सिर्फ ब्राह्मणों को कहा जाता है। द्विज बेसिकली जो थे 3 जातियाँ थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और होता क्या था, इस समय इतनी खराब दुर्दशा हो गई थी, पुरोहित समाज ने ऐसा कर दिया था, और क्षत्रिय और वैश्य भी इनका साथ दे रहे थे कि विशेष में महिलाओं की स्थिति और शूद्रों की स्थिति, जिनको मतलब एक निचले इस हिसाब से देखा जाता था। मतलब उस समय के पशुओं के देवता, जो ऋग वैदिक काल में पशुओं के देवता पूषण थे, उनको उत्तर वैदिक काल में जो है वो पशुओं के देवता कहा जाने लगा, जो कि वो जो मतलब शूद्रों का देवता कहा जाने लगा, मतलब शूद्रों को पशु के समान माना जाने लगा। ये दशा हुआ करती थी। तो ये दशाएं खराब हुई यहाँ पर, इन्हें विशेष अधिकार मिले थे, ठीक है। समाज में 16 संस्कार प्रचलित थे। आश्रम व्यवस्था सामने आई। पहली बार चारों आश्रम की चर्चाएं जवालो उपनिषद में होती हैं, तो ये चीज़ आपका फैक्ट है। जवालो उपनिषद में चारों जो आश्रम है उसके बारे में चर्चा की गई। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ठीक है। तो ये 4 जो है आश्रम है, ये चीज़ बताया गया है। इसी के मिलता जुलता एक है वो वहाँ पे जैनिज्म में भी एक है, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो है 5वें प्रकार का जो है ब्रह्मचर्य जुड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे देंगे, लेकिन हालांकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण इनमें 16 संस्कार शामिल थे, ठीक है। तो 4 ब्रह्मचर्य आश्रम थे, उसमें 16 संस्कार शामिल थे। एक सेकंड भाइयों, एक सेकंड। हाँ यार, पढ़ाते वक्त डिस्टर्ब भी कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 4 पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ थे। 4 आश्रम था। कौन सा? गृहस्थ। पहले सबसे पहले ब्रह्मचर्य था। बचपन में जब थे तो 18 से 20 साल तक लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, गोवधि धारण होता था। उसके बाद फिर आ जाता था गृहस्थ आश्रम, उसके बाद होता है वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम में होता था, ठीक है। और ये 25-25 सालों के थे, ठीक है। उसके बाद आ जाता था आपका 16 संस्कार थे। यहाँ पे 4 पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसके बाद धर्म के 10 लक्षण थे, धृति, क्षमा, दमुस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशगम, धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण थे, ठीक है। उसके बाद समाज में भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन स्थापित करती थी। इस समय के समाज जो है भौतिकवादी और संतुलनवादी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ते थे। ऋण की अवधारणा जो थी वो 3 प्रकार से ऋण हुआ करते थे। एक हुआ था देव ऋण, एक होता था ऋषि ऋण और एक होता था पितृ ऋण। आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें ऋग वैदिक पीरियड की है। उत्तर वैदिक पीरियड में जो है खतरनाक वाले आदमी आ जाते हैं। देव ऋण में देवताओं के प्रति, देवताओं को जो आपने जन्म दिया है, देवताओं ने उनको हमें जन्म दिया है, उनकी जो है हम धन्यवाद करेंगे, उनका पूजा पाठ करेंगे। ऋषि ऋण, गुरुओं का सम्मान करेंगे, उनसे शिक्षा प्रदान प्राप्त करेंगे। और पितृऋण, सृष्टि के संचालन के लिए पितृऋण होना जरूरी है। पितृऋण भी 2 प्रकार का होता था, एक अपने माता पिता की सेवा करना, ठीक है, और एक जो होता था कि आप पिता बन करके जो है अगली पीढ़ी को भी आगे बढ़ाएं, ये भी आप पर एक ऋण हुआ करता था, ठीक है। और जो भी व्यक्ति पितृऋण को नहीं पालन करता था उसके लिए भी बताया जाता था कि नर्क का भागीदार होगा। नर्क के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आए थे, बैतरणी नदी उदी का कॉन्सेप्ट आया था। तो वहाँ पर आगे कभी देखेंगे धार्मिक क्षेत्रों में, तो हम चर्चा करेंगे भारतीय संस्कृति और सभ्यताओं के बारे में। देखिए, संस्कृति और सभ्यताएं हमारी आइडेंटिटी हैं, ठीक है। सभ्यता जो होती है ये बहुत बड़े रीजनों पे होती है। जैसे सपोज दैट मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। सपोज दैट ये आपकी पूरी जो सर्किल है ये है सभ्यता, ठीक है। इसके नीचे आती है संस्कृति, ठीक है। और संस्कृति के अंदर क्या आ जाता है? इसके अंदर आता है आपकी प्रथाएं।
प्रथाओं से संस्कृति का निर्माण हुआ है और संस्कृतियों से सभ्यताओं का निर्माण हुआ है। तो संस्कृति और प्रथा बेसिकली जो है, प्रथा पहला चरण होता है, संस्कृति उससे थोड़ा बड़ा टाइम पीरियड का होता है, और सभ्यताएं जब बहुत दिन की संस्कृति वो चलने लगती है उसको हम सभ्यताएं कहने लगते हैं। इस पर एक पूरा का पूरा टॉपिक है, मैंने जो 1 मिनट में समझा दिया है ये आपको पूरे टॉपिक में समझाया जाएगा। तो देर जब हम आर्ट एंड कल्चर को लेकर के आएंगे तो वहाँ पर संस्कृति और सभ्यताओं में अंतर बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है, गोत्र का कॉन्सेप्ट आया था। जैसे कि आज भी जब विवाह शादी होती है, देखुआरी कुआरी आती है, तो उसमें कहते हैं कि भैया किस गोत्र के हैं, तो लोग कहते हैं भैया हम भारद्वाज गोत्र के हैं, लोग कहते हैं हम भृगुवंशी गोत्र के हैं, फिर कहते हैं कोई सांडिल्य हैं। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं अपना गोत्र बता रहा हूँ। भारद्वाज और जो है गोत्र में क्षत्रिय भी आते हैं, ठीक है। तो गोत्र बहिर्गमन विवाह की अवधारणा भी आई थी, मतलब अपने गोत्र से बाहर भी अब जाकर के विवाह कर सकते थे। सामाजिक राजनीतिक विस्तार की अवधारणा प्रेरित थी, मतलब विवाह जो था प्रेम से होता था, मतलब कोई ये नहीं है कि आप अपने गोत्र में ही विवाह करिए, ठीक है। यहाँ पर कई प्रकार के विवाह थे, 10 प्रकार के शायद विवाह थे, 8 विवाह थे। ऋग्वैदिक धार्मिक विशेषता क्या थी? तो उपासना, पहला था उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति थी, युद्धों में विजय और पशुओं की प्राप्ति थी। पुत्र की प्राप्ति या नस्ल भेद नहीं था। यहाँ पर पुत्र जो था किसी व्यक्ति विशेष की नस्ल का नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बताया जाता था, क्योंकि पुत्री की प्राप्ति भी यहाँ पर होती थी और पुत्री की प्राप्ति के लिए भी जो है पूजा पाठ किए जाते थे। तो यहाँ पर नस्ल भेदी विचारधाराएँ ऋग्वैदिक एरा में नहीं हुआ करती थी। ऋग्वैदिक पीरियड तक सब सही था। जैसे उत्तर वैदिक काल आया और जैसे बंजारों के जीवन से आप जो है अस्थायित्व जीवन स्टार्ट करना शुरू कर दिए, वहीं से डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गया था। उपासना की पद्धति क्या थी? तो प्रार्थना सर्वप्रमुख था। उसके बाद यज्ञ कर्मकांड से भी उपासना लोग करते थे, देवताओं को खुश किया करते थे। देवकुल प्राकृतिक पूजा थे। देखिए होता क्या है, आपको मैं बता दूं कि ये माइंड जो होता है इतना ताकतवर होता है, यदि आप इस पर अपना कंट्रोलिंग स्टार्ट कर दिए तो विश्व की, ब्रह्मांड की कोई भी आप ताकत है उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप माइंड पर अपने कंट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ नहीं हैं। तो माइंड को शांत करने के लिए कल भी पूजा हुआ करते थे और आज भी पूजा हुआ करता है, ठीक है। लोग पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान के माध्यम से जो है अब जो है ये क्रियाकलाप करके जो है अपने माइंड को शांत करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अग्नि, अग्नि जो था ईश्वर और मानव के बीच मध्यस्थ का कार्य करता था। यदि हम कोई चीज़ अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को पिलाना खिलाना चाहते थे, देखिए मानव जो है, आप एक चीज़ मैं आपको थोड़ा ले जाना चाहूँगा कि आप ये सब चीज़ देख रहे हैं, जो इतिहास देख रहे हैं, आगे हम विज्ञान भी पढ़ेंगे, PSLV GSLV चंद्रयान पर भी हम पहुँच रहे हैं। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें थी, इतना बड़ा सिस्टम जो है जो चल रहा है, इस सिस्टम को तो हम आप चला नहीं सकते हैं। एक चैनिंग प्रोसेस चल रहा है, ये सिस्टम कोई ना कोई तो चला ही रहा है, इस पर आज भी खोज चल रहे हैं। और कुछ ऐसी गतिविधियाँ जो देखी जाती हैं, एलियंस जैसे हुए या ईश्वर हुए। एंशियन एलियंस नाम का एक डिस्कवरी टीवी पे आता था, वो धारावाहिक था, उसमें ये चीज़ बताया जाता था, डॉक्यूमेंट्री थी, कि जो ये एलियंस हैं ये ईश्वर का रूप कहीं ना कहीं इनको बताया गया है। अभी आज से 2000-4000 साल पहले अगर उनको देख लेते आप, हमारी मोटरसाइकिल को या जहाज उड़ते हुए आप देख लेते, सपोज दैट आप सेंटलीज आइलैंड पे आज भी चले जाइए बढ़िया वो हवाई जहाज़ लेकर के, तो भी आपको समझेंगे कि ये ईश्वर हैं, आ गए हैं, हमारा कल्याण करेंगे। तो एंशियन एलियंस ये चीज़ें बताता था एक तरफ। दूसरी तरफ ये है कि इतने बड़े सिस्टम को आप जो देख रहे हैं, जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, ब्रह्मांड की मूल शिवलिंग को दिखाया गया है जो कि ऊर्जा का प्रतीक है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो वाराणसी में बना है वो ऊर्जा का एक कन्वेंशन सेंटर है, बनाया गया है, आप देखिए उसको। तो शिवलिंग जहाँ पर है, शिवलिंग के आकार का आप देखते होंगे, जो नाभिकीय रिएक्टर्स होते हैं शिवलिंग की तरह बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है सारे। और जो मंदिर हैं दक्षिण भारत या उत्तर भारत के मंदिर, आप मंदिर देखेंगे तो एक विमान की तरह दिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं ये चीज़ें जो हैं ये पूर्व नियोजित चीज़ें तो नहीं हैं। पूर्व नियोजित का मतलब ये है कि पहले घटनाएं घटित हो गई हैं, वर्तमान में फिर ये घट रही हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटावर्स।
मेटावर्स का मतलब होता है कि सपोज डैट आज के ब्रह्मांड में जो चीज़ें घटनाएं घटित हो चुकी हैं वो घटनाएं पूर्व में घटित हो गई हैं किसी और समय में किसी और पृथ्वी पर, क्योंकि ब्रह्मांड तो छोटा सा है नहीं। बिग बैंग थ्योरी में आप पढ़ेंगे तो आज भी ब्रह्मांड जो है बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सॉरी। तो कभी आप मेरे हिसाब से देखेंगे, मेरे दिमाग से देखने का प्रयास करेंगे तो मुझे ये लगता है कि जो हम जीवन जी रहे हैं ये आइसोलेटिंग के रूप में जी रहे हैं। मतलब ये जीवन जीते हैं फिर मर जाते हैं, फिर जीते हैं फिर मर जाते हैं, ये घटनाएं निरंतर चल रही हैं। तभी तो ऋषि मुनि जो है भविष्य को देख लेते थे। भाई कोई चीज़ घटित होगा तभी तो आप देख लोगे, तो किसी और ब्रह्मांड में ये चीज़ें घटित हो गई होंगी जो हम आज बात कर रहे हैं, कहीं और पर हो गया होगा और उसको ऋषि मुनि देख करके चीज़ बता देते थे कि भैया आपके साथ ये होने वाला है या घटनाएं घटित होने वाली है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है कहीं ना कहीं जो है वो सही भी है और गलत भी। लोग कहने वाले कहते हैं तो कहें, लेकिन मैं तो ईश्वर को भाई मानता हूँ। वरुण, वरुण जो थे ये ऋतुओं के देवता थे। इनको ऋतस्य गोपा कहा जाता था। ठीक है, ये ऋतुओं के देवता हुआ करते थे। उसके बाद ये देखिए देवियाँ, देवी इस समय भी देखिए अब यहाँ पर माताओं की भी चर्चा होगी, क्योंकि आप समाज का जब कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे तो बिना स्त्रियों के समाज का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यही कारण है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है महिला सशक्ति की तरफ जो है काफ़ी अच्छे काम किए जा रहे हैं। जैसे कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी बनी हुई हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नारी शक्ति बंधन अधिनियम है बनाया गया है। उसके बाद फिर महिलाओं को अभी देखिए फ्रांस का सम्मान जो है ललिताम्बिका को मिला था। ठीक है, तो आप जहाँ पर देखेंगे महिलाएं जो है उभर करके सामने आ रही हैं। ठीक है, उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये एक सुनियोजित समाज को सुदृढ़ करने के लिए महिलाएं देवी के रूप में भी आती थीं। तो अदिति और अरण्यई जो थी ये जंगल की देवी थी और अदिति जो थी सूर्य की तरह ही सविता की देवी हुआ करती थी। ठीक है, उषा सविता अरण्यई। अब थोड़ा हम उत्तर वैदिक पीरियड के देख लेते हैं क्या है। तो उत्तर वैदिक काल में उपासना का उद्देश्य जो हुआ करता था, यह भौतिक सुखों की प्राप्ति होती थी कि हमें सोना मिल जाए, हमें गहना मिल जाए, हमारा घर बन जाए। आत्म शांति की तरफ कोई नहीं जाता था। यहाँ पर भौतिक सुख प्राप्ति थी, जो आज में चल रहा है। आज वर्तमान में यही स्थिति चल रही है। कुछ लोग हैं जो ईश्वर से दिल से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि सिर्फ भौतिक सुख प्राप्त हो जाए उनको, वही उनके लिए समाप्त बहुत है। महिलाओं की प्राप्ति महिलाओं के प्रति भेदभाव शुरू हो गया था। ठीक है, पुत्री का जन्म दुख और का कारण बना होता था, क्योंकि यहाँ पर एक उसमें गया है कि किसी ब्राह्मण ग्रंथ में या किसी उसमें कहा गया है कि पुत्री दुख का कारण हुआ करती थी। कहीं पर कहा गया है तो हम क्लियर कर देंगे, अभी आगे आ जाएगा। तो उपासना की पद्धति किस प्रकार से थी, तो यज्ञ और प्रार्थना, ये उपासना की दो पद्धति हुआ करती थी ऋग्वैदिक पीरियड की तरह। प्राथमिक यज्ञ होता था और कर्मकांड हुआ करता था। ठीक है, देवकुल क्या था, तो देवताओं का पदान कुर्म स्थापित हो गया, देव का कुल बना दिया गया था। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता आए थे। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता होते थे। पूषण जो पशुओं के देवता थे उनको शूद्रों का देवता बना दिया गया था। ठीक है, तो ये मैं वहाँ पर इन्होंने इस नोट्स में चर्चा नहीं किया, लेकिन मैंने चर्चा आपको करके बता दिया था। उसके बाद ये है देखिए महाजनपद काल। तो आई होप उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के पीरियड को आपने देखा और ये समझने का प्रयास किया कि धार्मिक कर्मकांड कैसे होते हैं, समाज किस हिसाब से चलता है और किस हिसाब से आगे जाता है, फिर अपनी शून्य स्थिति पर 360 डिग्री पर जाके डंब हो जाता है, डूब जाता है। आप सोचिए थोड़ा कि एक दवा होती है, दवा किससे बनी है, जहर से ही बनती है दवा। जहर से दवा बनती है, आप कहीं पे देखिए जहर से ही दवा बनती है। तो जब दवा जहर से बनती है और दवा एक लिमिटेड समय तक जो है वो आपको एक टाइम पीरियड में वो दवा का काम करती है, यदि उसका एक्सपायरी डेट आ गया तो आपके लिए फिर जहर बन जाएगी। और जो भी धर्म बने हुए, चाहे दुनिया का कोई भी धर्म हो, उसमें विभाजन हुआ है, अच्छाई बुराई वहाँ दोनों जगह हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे ब्राह्मण धर्म हो, चाहे ऋग्वैदिक धर्म हो, चाहे आपका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो दो क्षत्रिय धर्म आए थे जिसमें कि जैनिज़्म और बौद्धिज़्म, तो उनका भी हम मध्यम मार्गी विचारधारा को लेकर के जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो वहाँ पर भी विखंडन सुनिश्चित हुआ। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चलती रहेगी। वर्तमान समय के धार्मिक स्थिति को आप देख ही रहे हैं। धर्म का प्रयोग करके लोग राजनीति भी कर रहे थे,
धर्म का प्रयोग करके समाजवादी साम्राज्यवादी विचारधारा को भी लेकर के आगे बढ़े थे। तो ये कॉन्सेप्ट को जब हम लेकर के आगे बढ़ेंगे तो इतिहास से हम बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतिहास ही जो है हमारी पहचान है और उसको हमको सीख करके ही आगे बढ़ना है। वर्तमान समय में जो आंसर राइटिंग होती है यूपी पीसीएस वगैरह में, वो इतिहास और भूगोल का सामूहिक समायोजन होता है। मतलब आप कोई चीज़ बता रहे हैं तो विथ मैपिंग के साथ और उसको लिखित तौर पर साक्ष्यों के साथ अपना जो है उत्तर उपलब्ध कराएं। तो कभी बीच में हम कभी कभी जो है आंसर राइटिंग पर भी अपना सेशन लेते रहेंगे, जिससे कि आंसर राइटिंग भी आप जो है मेंस में करिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।